हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अलीम अख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। सो अभी हम लोग यूनिट 3 के कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं। कंफर्म दैट वॉइस एंड पीपीटी क्लियर और नॉट। आस्था, क्या लिंग पहचान संक्रमण क्या होता है? देखिए, ऐसा कुछ वर्ड तो नहीं है। लिंग पहचान मतलब कि किसी लिंग पहचान आमतौर पे जो शब्द यूज किया जाता है वो एक भ्रूण के लिए यूज किया जाता है, जो पेट में बच्चा होता है उसके लिए। तो एक अपराध है ये लिंग पहचान करना। लेकिन आपने उसमें ऐड किया है संक्रमण। ठीक, तो ये संक्रमण तो नहीं हो सकता है। इसके साथ ये वर्ड तो मुश्किल है कि वो पहचान परिवर्तन के अंदर। पीडीएफ में है क्या ये? ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक अलग वर्ड है। कहाँ पे ये वर्ड देखा है आपने, ये बताइए। हाँ, तो बुक से पढ़ा है अगर आपने। क्योंकि ये वर्ड तो नहीं हो सकता। लिंग पहचान संक्रमण। संक्रमण मतलब होता है कोई चीज फैलने वाली जो होती है, उसी को संक्रमण कहा जाता है। जैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो सरकमन सरकम क्या कहते हैं उसको, संक्रमण वाली बीमारियां होती हैं, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। ठीक, हो सकता है कोई वर्ड हो, आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा। तो आप एक काम करिएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके अभी क्लास के बाद उसका एक फोटो लेके आप टेलीग्राम चैनल पे डाल दीजिएगा। मैं वहां पे देख लूंगा। अगर मुझे कुछ उसमें समझ में आएगा तो मैं आंसर कर दूंगा वहीं पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन किया होगा, उसी टेलीग्राम चैनल पे आप उसका फोटो लेके भेज दीजिएगा। क्लास के तुरंत बाद मैं तुरंत देख लूंगा और तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक, क्योंकि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब क्या वर्ड हो सकता है इसका। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है? ठीक है, आप कर दीजिएगा और क्लास के तुरंत बात कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है अभी तक और ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अब जो है बहुत सारे रूल्स चेंज हो चुके हैं यूजीसी नेट के। अब आपको पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए यूजीसी नेट का एग्जाम देना कंपलसरी हो गया है। पहले क्या था, विदाउट नेट भी आप पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें 3 कैटेगरी हो गई है। पहले था आपका या तो जेआरएफ होता था, या तो आपका नेट होता था। तो जेआरएफ होता था तो आपको आपके जो मार्कशीट होती थी उस पे नीचे लिख के आता था क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक, और अगर आपका नेट होता था तो क्वालिफाइड ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ये लिख के आता था। ठीक, अब ये 3 कैटेगरी हो जाएगी। अब ये 3 कैटेगरी हो जाएगी। लास्ट कैटेगरी आपकी होगी क्वालिफाइड फॉर पीएचडी एडमिशन। ठीक, तो अभी तक जिन्होंने पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया है उनके लिए ये रूल बन चुका है
कि अब आपको नेट का पेपर देना होगा और मिनिमम मार्क्स लाने होंगे जिससे आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाए। ठीक, तो आपका नेट भी नहीं हो रहा है, जेआरएफ भी नहीं हो रहा है। ठीक, लेकिन कुछ कैटेगरी ऐसी होगी, इसको मैं एक थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, जो पीएचडी में अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, सिक्रोल से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सिक्रोल पार्सन का है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे हम लोग समझते हैं, क्योंकि खाली स्लाइड तो नहीं है, यहीं पे समझते हैं फिर उसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक, तो अभी तक जो यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर होता था उसमें दो कैटेगरीज होती थी। एक कैटेगरी होती थी नेट की और एक कैटेगरी होती थी नेट प्लस जेआरएफ। मतलब कि जिसका जेआरएफ होता था उसका नेट तो होता ही होता था, जेआरएफ हो गया यानी कि नेट भी आपका हो गया। ठीक, और एक होता था सिर्फ नेट, जिसमें आपको फेलोशिप नहीं मिलती थी लेकिन आप इसके इक्विवेलेंट थे, यानी कि दोनों लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते थे। ठीक, दोनों लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते थे। लेकिन अभी जो एनटीए ने बदलाव किया है वो क्या बदलाव किया है, अब 3 कैटेगरी जोड़ दिया है यूजीसी नेट जेआरएफ में। यूजीसी नेट जेआरएफ में 3 कैटेगरी जोड़ दिया है। एक जोड़ दिया है पीएचडी का, एक जोड़ दिया है पीएचडी का। ठीक, अब ये कैटेगरी कैसे जोड़ा है, सपोज करिए अगर नेट जेआरएफ की कट ऑफ जाती है 220, जेआरएफ की कट ऑफ अगर 220 जाती है तो जिनके भी 220 या 220 से एबव नंबर हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं जेआरएफ के लिए। ठीक, इनके जो इनका जो रिजल्ट होगा उस पर लिख के आएगा क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ। ठीक, 1 मिनट चार्ज लगाना, 1 मिनट चार्ज लगा दूं उसके बाद। सो इसमें जो कैटेगरी हो गई है, मैंने बताया कि अगर आपका जेआरएफ होता है यानी कि 220 कट ऑफ जाती है और आपका जेआरएफ हो जाता है यानी कि 220 या एबव नंबर है आपके, तो लिख के आएगा कि क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ, क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ। ठीक, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों लिख के आता है। ठीक, उसके बाद दूसरा जो है, दूसरी कैटेगरी जो होगी, अगर आपका 220 से कम है, सपोज करिए 220 से कम और 200 से ऊपर जितने मार्क्स हैं, 200 से ऊपर और 220 से कम, ये नेट की कट ऑफ है। तो 220 से ऊपर जिनके नंबर होंगे या 220 से कम होंगे उनका लिख के आएगा क्वालिफाइड ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, क्वालिफाइड ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, यही लिख के आता है। ठीक, आमतौर पे अभी जो एग्जाम होते हैं हुए हैं उसमें यही लिख के आता है। ठीक, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें यही लिख के आता है। अब क्या हो गया है कि पीएचडी की कैटेगरी ऐड होने पे अब 220 से कम जिनके नंबर रहेंगे और इसकी भी कट ऑफ जाएगी। ठीक, पीएचडी की भी कट ऑफ जाएगी, 220 से कम नंबर रहेंगे या 180 मान लेते हैं इसकी कट ऑफ जा रही है। ठीक, वैसे कट ऑफ कितनी जाएगी ये नहीं पता है, मान लेते हैं कि एक बार 180 इसकी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, रिपीट कर दूंगा, पहले पूरा कर लेने दीजिए बात फिर रिपीट कर लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं पीएचडी की कट ऑफ 180 जा रही है, तो 180 से एबव और 200 से कम आपका नंबर है, तो ना ही आपका नेट होगा ना ही आपका जेआरएफ होगा, लेकिन आप पीएचडी के एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिख के आएगा एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन, एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन। ठीक, तो आपका नेट भी नहीं हुआ है, जेआरएफ भी नहीं हुआ है, लेकिन आप चूंकि 180 कट ऑफ पार कर गए हैं जो कि एलिजिबिलिटी थी पीएचडी एडमिशन की, तो आप किसी भी कॉलेज में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं विदाउट नेट और जेआरएफ। जिनका नेट और जेआरएफ है वो पहले से एलिजिबल हो जाएंगे
पीएचडी के लिए, लेकिन जिनका नेट भी नहीं हो रहा है, जेआरएफ भी नहीं हो रहा है, लेकिन उनके इतने मार्क्स हैं कि वो जो पीएचडी की कट ऑफ जा रही है वो पार कर ले जा रहे हैं, तो वो पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब कट ऑफ गई है पीएचडी की 180 मान लेते हैं, 180 से कम नंबर है, तब क्या होगा, तब आप एलिजिबल नहीं होंगे पूरे किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए किसी भी कॉलेज में अगर 180 से कम है तो एलिजिबल नहीं होंगे। 180 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 180 अगर कट ऑफ जाती है तो ठीक, ये मतलब फिक्स नहीं है कि हमेशा 180 से ऊपर ही लाना है आपको, कट ऑफ कितनी जाती है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक, अब इसको एक बार फिर से रिपीट करके मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ इसको, क्योंकि क्लास तो डेली होती रहती है। थोड़ा सा ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर से जिन्होंने अभी तक पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया। तो आप में से मुझे लगता है बहुत से लोगों ने पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया है। नहीं, इसी एग्जाम के बेस पे ही आपका पीएचडी में एडमिशन होगा, एंट्रेंस नहीं होगा। ये एग्जाम प्लस वाइवा इंटरव्यू। ठीक, 3 कैटेगरी बना दिया है एनटीए ने। पहले 2 कैटेगरी थी, एक था जेआरएफ और दूसरा था नेट। अब एनटीए ने 3 कैटेगरी बना दिया है, एक बना दिया है पीएचडी की, एक बना दिया पीएचडी की। अब सपोज करिए जेआरएफ की कट ऑफ जा रही है 220, तो 220 आपका नंबर है या 220 से एबव है तो आप जेआरएफ क्वालिफाई कर गए। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर दिया मतलब कि आपका नेट क्वालिफाई भी हो गया। ठीक, जो भी जेआरएफ क्वालिफाई होता है वो नेट तो हो ही जाता है। ठीक, और प्लस आप एलिजिबल हो गए पीएचडी एडमिशन के लिए। पीएचडी एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो गए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल हो गए अगर आपका जेआरएफ हो जाता है। अगर आपका 220 से कम नंबर है, अगर कट ऑफ 220 जाती है तो ठीक है, ये फिक्स नंबर नहीं है। अब मान लेते हैं कट ऑफ जो गई है, यूनिवर्सिटी अलॉट नहीं होगी, मैं उसको समझा दे रहा हूँ अभी, पहले इसको हो जाने दीजिए। कैटेगरी आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ। ठीक, तो अब जो है नेट की बारी आती है कि 220 से कम आपका नंबर है तो जेआरएफ तो नहीं हुआ आपका। मान लेते हैं नेट की कट ऑफ 200 जा रही है, तो 200 से ऊपर और 200 से 220 से कम जितने भी लोगों के नंबर हैं वो नेट क्वालिफाई कर जाते हैं। नेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो यानी कि आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो गए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो गए। ठीक, पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो गए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो गए। नेट का टोटल 300 नंबर का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं और 2 नंबर के 1 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल 300 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक, अब 220 कट ऑफ मान लेते हैं जाती है नेट की, तो आपका नेट हो गया। नेट हो गया तो पीएचडी प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए आप एलिजिबल हो गए, यानी कि आपका नेट क्वालिफाई हो गया, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं या किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आप दे सकते हैं। ठीक, अब तीसरी कैटेगरी जो है, अगर आपका 200 से कम है तो ना ही आपका नेट हो रहा है ना ही आपका जेआरएफ हो रहा है, लेकिन सपोज करिए पीएचडी एंट्रेंस की जो कट ऑफ जा रही है वो 180 जा रही है, तो 180 और 200 के बीच में अगर आपका नंबर है तो आप पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, पीएचडी के लिए हो जाएंगे और किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी कर सकते हैं, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में, अगर आपके 180 नंबर है जो कि एनटीए की कट ऑफ जा रही है। अगर 180 नंबर कट ऑफ जा रही है, लो भी जा सकती है हाई भी जा सकती है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक, तो 180 या 1, अगर हम लोग मान के चल रहे हैं 180 कट ऑफ जा रही है तो अगर आपका 180 या उससे एबव नंबर है तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो गए, यानी कि इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाके पीएचडी या किसी भी कॉलेज में आप जाके पीएचडी कर सकते हैं। अब मसला आता है उनका जिनका ना ही नेट हुआ ना ही जेआरएफ हुआ और ना ही 180 से 180 नंबर आया, यानी कि पीएचडी की जितनी कट ऑफ थी उतना नंबर नहीं आया उनका, तो ये नॉट एलिजिबल फॉर पीएचडी हो जाएंगे, यानी कि ये पीएचडी नहीं कर सकते। तो अब जो है नेट जेआरएफ के एग्जाम में भीड़ भी बढ़ेगी। ठीक, क्योंकि बहुत से लोगों का पीएचडी नहीं नेट नहीं क्वालिफाई होता है, पीएचडी कर रहे होते हैं, तो उनको मतलब नहीं होता है इन सबसे।
अब क्या मसला आता है, अब आपने कहा कि क्या यूनिवर्सिटी अलॉट होगी, तो ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं अलॉट होगी। किसी भी यूनिवर्सिटी का मान लेते हैं फॉर्म आता है, आपने वो फॉर्म भरा, एंट्रेंस का फॉर्म भरा आपने, ठीक, किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस का फॉर्म आया, एंट्रेंस का फॉर्म आपने भरा, वो आपसे नेट एनटीए नेट का जो आपने एग्जाम दिया है उसके मार्क्स पूछेगा, ठीक। तो उसकी जो आपके पास मार्कशीट होगी, जो भी स्कोर कार्ड होगा, उसके नीचे लिखा होगा कि एलिजिबल फॉर पीएचडी। तो वही लोग फॉर्म भर पाएंगे किसी भी यूनिवर्सिटी का जिनकी स्कोर कार्ड पे लिखा होगा एलिजिबल फॉर पीएचडी, ठीक। और जिनके मार्कशीट पे नहीं लिखा होगा, आज जिनके स्कोर कार्ड पे नहीं लिखा होगा, वो फॉर्म ही नहीं भर सकते, वो उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म ही नहीं भर सकते। यानी कि इंडिया में किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी से ये पीएचडी नहीं कर सकते, ठीक। तो ये क्वालिफाई करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। नेट होता है नहीं होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पीएचडी के लिए क्वालिफाई होना आपको जरूरी है अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो, ठीक। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एनटीए ने किया। अब यूनिवर्सिटी कैसे लेगी, मान लेते हैं आपने, आपका स्कोर कार्ड आ जाता है एलिजिबल फॉर पीएचडी, ठीक, आपका स्कोर कार्ड आ जाता है एलिजिबल फॉर पीएचडी। तो आप क्या कर रहे हैं इसमें, पीएचडी के लिए एलिजिबल तो हो गए, आपने फॉर्म भर दिया, तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे, डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे, और वहां पे आपका ये जो पीएचडी वाला स्कोर कार्ड है एनटीए नेट का, वो काउंट होगा, प्लस आपका जो इंटरव्यू में मार्क्स आएगा वो काउंट होगा। दोनों काउंट करके रैंक बनेगी, उसी रैंक के हिसाब से आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा वो डिसाइड किया जाएगा। वो यूनिवर्सिटी का अपना तरीका होगा डिसाइड करने का, ठीक। समझ में आ गया पूरा कैसे इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। आप एक रिसर्च प्रपोजल ले जाते हैं, कहीं पे भी पीएचडी का इंटरव्यू आप देते हैं तो एक रिसर्च प्रपोजल ले जाते हैं, रिसर्च प्रपोजल आप देते हैं, वहां पे आपको उसको प्रेजेंट करना होता है, अपने रिसर्च प्रपोजल को के बारे में बताना होता है, डिफेंड करना होता है, ठीक। आप जब वो पूरा रिसर्च प्रपोजल एक्सप्लेन कर चुके होते हैं कि हाँ मुझको क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर चुके होते हैं, फिर आप क्या करते हैं, जब ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर लेते हैं तब आप जाके क्या करते हैं, जो भी वहां पे पैनल में जो टीचर्स बैठे होंगे, यानी कि जो भी प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी बैठे होंगे वहां पे पैनल में, जहाँ पे आपने पीएचडी के लिए अप्लाई किया है, इंटरव्यू पैनल में बहुत से लोग बैठे होंगे, ठीक। सो इंटरव्यू पैनल में जो लोग बैठे होते हैं वो आपके रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक। अगर आपने रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर कर लिया तो वो दूसरे टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं करते। जब आप रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते तो उनको मजबूरन जो है दूसरी टॉपिक पे आना पड़ता है, ठीक, कि क्या आपको बहुत बाकी चीजें पता है कि नहीं पता है, ठीक। अगर आप रिसर्च प्रपोजल के सारे आंसर दे लेते हैं तो जनरली यही होता है कि टॉपिक से बाहर इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जो भी आपके रिसर्च प्रपोजल होते हैं। रिसर्च प्रपोजल लिखा कैसे जाता है इसका बहुत ही मतलब लेंदी तरीका है बताने का, तो आपको अभी नहीं बता सकते इसको, टाइम लगेगा उसमें बताने में, ठीक। उसका आधे एक घंटे की क्लास लग जाएगी। रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखा जाता है ये बहुत लेंदी तरीका, यूट्यूब पे बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैं अगर बताऊंगा तो उसमें आधे एक घंटे लग जाएगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया क्या है आज तक पीएचडी करने के बाद प्रोफेसर के फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, लेकिन नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। कर सकते हैं लेकिन नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, क्योंकि नेट क्वालिफिकेशन जो है ये एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जब तक आप नेट नहीं क्वालिफाई होंगे तब तक आप एलिजिबल नहीं होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यानी कि पीएचडी भी आपने कर ली तब भी आप एलिजिबल नहीं होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक। ठीक है, अब क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है बहुत। तो
हम लोगों ने कल वैल्यूज के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्म्स के बारे में। ठीक, तो नॉर्म्स क्या होते हैं? इन जनरल parlance, the term norms refers to that which is most common or that which is normal. नॉर्म क्या है? जो बहुत कॉमन हो और जो नॉर्मल हो उसी को नॉर्म्स कहा जाता है। रिफर्स टू एज यानी कि आम बोलचाल की भाषा में हम नॉर्म्स को क्या मानते हैं? जो चीज कॉमन हो या जो चीज नॉर्मल हो। ठीक, आदर्श क्या होता है? सामान्य बोलचाल में आदर्श शब्द का अर्थ वो है जो सबसे समान हो या जो सामान्य माना जाता हो, यानी कि जो आम भाषा में यूज किया जाता हो। नहीं, पीएचडी में या पीएचडी के एंट्रेंस में, नेट जेआरएफ के एंट्रेंस में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक, कहीं पे भी पीएचडी के एंट्रेंस में भी मतलब ये यूनिवर्सिटी के ऊपर है। मुझे लगता है कि कई यूनिवर्सिटियां हैं जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन नेट में, एनटीए नेट में कभी भी ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपका गलत होता है तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, सही होगा तो आपका 2 नंबर मिलेगा। ठीक, तो आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन होते हैं तो 150 क्वेश्चन पूरे अटेंड करने हैं, चाहे आपको आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। ठीक, एज सच दैट which is normal, most common is not necessarily normative or shared expectation. ठीक, यानी कि जो चीज नॉर्मल हो या जो चीज ज्यादा कॉमन हो, जरूरी नहीं है कि वो शेयर्ड एक्सपेक्टेशन है, यानी कि आम सभी लोग उसको शेयर कर रहे हैं। इस प्रकार जो समान है, सबसे समान है, आवश्यक रूप से जरूरी नहीं है कि वो प्रमाणित हो या एक साझा अपेक्षा नहीं भी हो सकती। ठीक, तो देखते हैं हरलम्बस ने किस तरह से डिफाइन किया है नॉर्म्स को। एम हरलम्बस ने, इससे आपको समझ में आएगा नॉर्म्स असल है क्या। डिफाइंस इट एज अ नॉर्म इज अ स्पेसिफिक गाइड। क्या है? एक स्पेसिफिक गाइड है। नॉर्म्स क्या है? एक स्पेसिफिक गाइड है टू एक्शन, यानी कि किसी एक्शन के लिए एक स्पेसिफिक गाइड के तौर पे काम करता है नॉर्म्स। एक्सेप्टेबल एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन पार्टिकुलर सिचुएशन, किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में एक एक्सेप्टेबल, एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए स्पेसिफिक गाइड प्रोवाइड करता है नॉर्म्स आपके एक्शन के लिए, यानी कि जो आप एक्शन कर रहे हैं उस एक्शन से रिलेटेड जो भी बिहेवियर है, ठीक, या एक्सेप्टेबल बिहेवियर है या अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो भी एक्शन कर रहे हैं उस एक्शन से रिलेटेड जो भी बिहेवियर है वो क्या एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, क्या अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इस चीज को बताता है नॉर्म्स। ठीक, एम हरलम्बस ने किस तरह से परिभाषित किया है आदर्श को? तो ये परिभाषित करते हैं आदर्श या मानदंड को कि मानदंड वो हैं जो विशेष स्थिति में स्वीकार है, यानी कि जो किसी विशेष स्थिति में स्वीकार होते हैं और उचित होते हैं। स्वीकार और उचित व्यवहार की कार्रवाई के लिए एक विशिष्ट मार्गदर्शिका होते हैं, यानी कि जो मानदंड होते हैं वो क्या होते हैं? एक विशिष्ट मार्गदर्शिता होते हैं, एक विशिष्ट मार्गदर्शिका होते हैं किसी भी कार्रवाई के लिए, और उस कार्रवाई से रिलेटेड जो भी व्यवहार है आपके, वो स्वीकार, कौन से व्यवहार स्वीकार होते हैं और उचित होते हैं, इस चीज को ये बताता है मानदंड। ठीक, इन सिंपल टर्म, अगर सिंपल टर्म में समझा जाए तो नॉर्म्स आर गाइडलाइंस। नॉर्म्स क्या है? एक गाइडलाइंस है विच डायरेक्ट्स आवर कंडक्ट इन पार्टिकुलर सिचुएशन, जो हमारे किसी सिचुएशन में, किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में हमारे जो एक्शन होते हैं उसको डायरेक्ट करता है, यानी कि एक गाइडलाइन है, उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम कोई भी एक्शन करते हैं। ठीक, सरल शब्दों में कहें तो मानदंड जो है एक दिशा निर्देश है जो विशेष स्थिति में हमारे आचरण को निर्देशित करता है। ठीक, तो मानदंड क्या है? एक दिशा निर्देश है जो विशेष स्थिति में हमारे आचरण को निर्देशित करता है। ठीक, they are similar to rules and regulations in being prescriptive. They are similar to rules and regulation in being prescriptive, although they lack the formal status of rules. ठीक, यानी कि जैसा कि रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप एक्शन करते हैं, तो जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसी के सिमिलर नॉर्म भी हैं,
लेकिन ये रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। तो एक तरह से कह सकते हैं आप कि इनफॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन, इनफॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो नॉर्म्स कहलाते हैं। ठीक, वे आदेशनात्मक होने में नियमों और विनियमों के समान होते हैं। यानी कि आदेशनात्मक होने में ये जो होते हैं मानदंड, ये नियमों और विनियमों के समान होते हैं, लेकिन नियम और विनियम जो है ये लिखित होते हैं और जो मानदंड होते हैं वो लिखित नहीं होते हैं। हालांकि उनमें नियमों की औपचारिकता स्थिति का अभाव है, यानी कि ये फॉर्मल नहीं होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। ठीक, अनौपचारिक होते हैं। ये मानदंड क्या होते हैं? अनौपचारिक होते हैं, जबकि नियम और विनियम जो है वो औपचारिक होते हैं। These rules और सोशल एक्सपेक्टेशन। अब ये जो रूल्स हैं या सोशल एक्सपेक्टेशन है जिसको हम लोग नॉर्म्स कहते हैं, स्पेसिफाई हाउ पीपल शुड एंड शुड नॉट बिहेव इन वेरियस सिचुएशन। तो ये आपको बताता है कि किसी सिचुएशन में आपको किस तरह से बिहेव करना है और किस तरह से बिहेव नहीं करना है। ये नॉर्म्स ही आपको बताता है। ये नियम या सामाजिक अपेक्षाएं जिनको हम लोग मानदंड कह रहे हैं, निर्देशित करते हैं कि लोगों को विभिन्न स्थितियों में कैसे व्यवहार करना है और कैसे नहीं करना है। यानी कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए किसी विशिष्ट स्थिति में, यह आपका मानदंड बताता है। ठीक, किंसले डेविस हैज गिवन एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ सोशल नॉर्म्स एज अंडर। यानी कि जो सोशल नॉर्म्स हैं उनकी एक लिस्ट बना के दिया है कि कौन कौन से नॉर्म्स होते हैं। ठीक, किंग्सले डेविस ने निम्नानुसार सामाजिक मानदंडों की एक विस्तृत सूची बनाई है। तो पहला मानदंड क्या है? फोकवेज। दूसरा मानदंड क्या है? मोरेश। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे फोकवेज और मोरेश, मोरेश क्या होता है। उसके बाद तीसरा है लॉज, कस्टमरी एंड इनएक्टेड लॉज। यानी कि लॉज तो होते हैं लेकिन ये कस्टमरी होते हैं, इनएक्टेड लॉज होते हैं। ठीक, कानून होते हैं लेकिन ये प्रथागत और अधिनियमित कानून होते हैं। ठीक, जो प्रथा से चलते आ रहे होते हैं। ठीक, लोकमार्ग और अधिक। मोरेश को अधिक नहीं कहेंगे इसको। मोरेश का जो ट्रांसलेशन होता है वो मोरेश, देखना पड़ेगा क्या होता है मोरेश। तो आप लोग देख लीजिएगा क्या होता है, नहीं समझ में आएगा तो कल मैं बता देता हूँ उसको। ठीक, उसके बाद तीसरा क्या आता है? लॉज, जो जिसमें कस्टमरी लॉज आते हैं या इनेक्टेड लॉज आते हैं। ठीक, कानून जिसमें प्रथागत कानून आते हैं या अधिनियमित कानून आते हैं। ठीक, उसके बाद चौथा आता है इंस्टीट्यूशन। ये सब नॉर्म्स के टाइप्स हैं। ठीक है, संस्थाएं हैं। उसके बाद पांचवा आता है कस्टम, मोरालिटी एंड रिलीजन। तो रीति, नैतिकता और धर्म, ये सारी चीजें आपके नॉर्म्स को बताती हैं। ठीक, तो रिलीजन भी आपको बताता है क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है। कस्टम भी आपको बताता है क्या चीज करना है, क्या नहीं बता करना है। मोरालिटी भी आपको बताती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक, तो यही सारी चीजें हैं। सोशल नॉर्म्स परफॉर्म द फॉलोइंग मेन फंक्शन। अब सोशल नॉर्म्स के फंक्शन कौन कौन से होते हैं? सामाजिक मानदंड के निम्नलिखित मुख्य कार्य होते हैं। सामाजिक मानदंड के निम्नलिखित मुख्य कार्य होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो the process by which norms and other behavioral regulation are transformed into personality elements is called socialization. The process by which norms and other behavioral regulators are transformed into personality elements is called socialization. ठीक, ये कहाँ से आ गया? तो सोशल नॉर्म्स परफॉर्म द फॉलोइंग मेन फंक्शन। तो पहला फंक्शन क्या है? दे डायरेक्ट, रेगुलेट एंड कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। तो ये डायरेक्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। वे मानव व्यवहार को निर्देशित, विनियमित और नियंत्रित करते हैं। पहला मानदंड का कार्य यही होता है। ठीक, दूसरा कार्य क्या होता है? दे हेल्प इन सेटिस्फाइंग आवर सोशल नीड। हमारी सोशल नीड को पूरा करने में नॉर्म्स हमारी मदद करते हैं। मानदंड हमारी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करते हैं। ठीक,
तीसरा क्या है, दे हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग सोशल ऑर्डर बाय मिटिगेटिंग टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। यानी कि ये सोशल ऑर्डर को इस्टेब्लिश करते हैं सोसाइटी में, क्या करके, मिटिगेटिंग टेंशन यानी कि टेंशन को कम करके या कॉन्फ्लिक्ट को कम करके सोसाइटी से आपकी हेल्प करते हैं सोशल ऑर्डर मेंटेन करने में। वो समाज में तनाव और संघर्ष को कम करके सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने में मदद करते हैं। तो मानदंड ही है जो समाज में तनाव और संघर्ष को कम करके सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं। चौथा कार्य क्या है नॉर्म्स का, दे एक्ट एज मेजरिंग स्केल टू इवेल्युएट सोशल बिहेवियर। एक मेजरिंग स्केल के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि ये बता देता है कि कौन सा बिहेवियर सही है, कौन सा गलत है। तो आप ये नॉर्म्स के जरिए पता लगा सकते हैं कि कौन सा बिहेवियर सही है, कौन सा गलत है। यानी कि सोशल बिहेवियर को इवेल्युएट करने के लिए नॉर्म्स एक मेजरिंग स्केल के तौर पे काम करता है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, इट इज अ मेजरिंग स्केल टू इवेल्युएट सोशल बिहेवियर। तो उसमें नॉर्म्स दिया हुआ है, वैल्यूज दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन टिक करेंगे नॉर्म्स। ठीक, वो सामाजिक व्यवहार का, यानी कि जो मानदंड है वो सामाजिक व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए मापक के रूप में कार्य करता है। एक सामाजिक व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए मापक के रूप में कार्य करता है। They act as ideals and objectives in certain situation। ये किसी सिचुएशन में ऑब्जेक्टिव या आइडियल्स के तौर पे काम करते हैं। ठीक, वे कुछ परिस्थितियों में आदर्श और उद्देश्यों के रूप में कार्य करते हैं। दे हेल्प इन प्रिडिक्टिंग बिहेवियर। ये बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में मदद करते हैं। आप पहले से, अगर आपको नॉर्म्स के बारे में पता है, तो कोई आदमी किसी सिचुएशन में अगर जा रहा है तो आपको पहले से पता होगा कि वो आदमी उस सिचुएशन में कैसे कार्य करेगा, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्म्स ने जो कार्य बताया है वही कार्य वो भी करेगा, वही बिहेवियर वो भी अपनाएगा। ठीक, तो ये बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में भी मदद करते हैं। ये व्यवहार की भविष्यवाणी करने में भी मदद करते हैं कि किसी व्यक्ति का व्यवहार किस स्थिति में, किस परिस्थिति में कैसा होगा, ये आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मानदंड जो है वो किस तरह के व्यवहार की अनुमति देता है। तो आप एक तरह से प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा। ठीक, उसके बाद आता है रूल्स। तो नॉर्म्स के बाद आता है रूल्स, यानी कि नियम। रूल्स दैट डिफाइन एक्सेप्टेबल एंड अप्रोप्रिएट एक्शन। तो ये भी क्या है, एक्सेप्टेबल और अप्रोप्रिएट एक्शन है विद इन अ गिवन ग्रुप और कम्युनिटी। किसी गिवन ग्रुप या कम्युनिटी में एक अप्रोप्रिएट एक्शन या एक्सेप्टेबल एक्शन है, नॉर्म की तरह है, लेकिन ये क्या होता है, ये रिटन होता है। दस गाइडिंग ह्यूमन बिहेवियर, तो ये भी गाइड करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। तो रूल्स और नॉर्म्स में बस इतना फर्क है कि ये फॉर्मल होते हैं और नॉर्म्स इनफॉर्मल होते हैं। ठीक, नियम जो स्वीकार होते हैं और उचित कार्यों को परिभाषित करते हैं। ठीक, स्वीकार और उचित कार्यों को परिभाषित करते हैं, उसी को नियम कहा जाता है। और ये किसी भी दिए गए समूह या समुदाय के भीतर होते हैं। किसी भी दिए गए समूह या समुदाय के भीतर स्वीकार्य कार्य कौन से हैं या उचित कार्य कौन से हैं उसको बताता है। ठीक, इस प्रकार मानव व्यवहार का मार्गदर्शन करना होता है, यानी कि ये एक तरह से मानव व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। ठीक, दे कंसिस्ट ऑफ व्हाट वी डू। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, व्हाट वी बिलीव, हम किस बात पे विश्वास रखते हैं, अदर्स डू, दूसरे क्या करते हैं, एंड व्हाट वी बिलीव, हम किस पे विश्वास रखते हैं, दूसरे किस पे विश्वास रखते हैं। ठीक, व्हाट वी बिलीव अदर्स अप्रूव ऑफ एंड एक्सपेक्ट अस टू डू। यानी कि हम किस बात पे बिलीव करते हैं कि दूसरे लोग इस बात को अप्रूव करेंगे, इस बात को मानेंगे और उसको एक्सपेक्ट करेंगे। लोग हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इन सारी चीजों को रूल्स में बताया जाता है। ठीक, उनमें ये शामिल होता है कि हम क्या करते हैं और हम किस चीज को मानते हैं, यानी कि किस चीज पे विश्वास रखते हैं। दूसरे क्या करते हैं ये भी हम देखते हैं। ठीक, इसमें नियम में, ठीक, कि दूसरे क्या कर रहे हैं और हम ये बात का विश्वास रखते हैं, हम इस बात को मानते हैं कि दूसरे जो है उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके बारे में क्या, उसका दूसरों का उनके प्रति क्या अनुमोदन है और वो हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं। ठीक, ये सारी चीजें नियम में आ जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है हैबिटस, यानी कि आदत। तो हैबिटस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था ये आप बताइए। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं थिंकर्स के उसमें। ठीक,
हैबिटस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था ये आपको बताना है। इन सोशियोलॉजी हैबिटस इज द वे दैट पीपल परसीव एंड रिस्पॉन्स टू द सोशल वर्ल्ड। हैबिटस एक तरीका है जिसको लोग परसीव करते हैं और सोशल वर्ल्ड को रिस्पॉन्स करते हैं। दे इनहैबिट, दे मतलब वो इसको इनहैबिट करते हैं, अपने हैबिट में शामिल करते हैं, बाय वे ऑफ देयर पर्सनल हैबिट, अपनी एक पर्सनल हैबिट बना लेते हैं, इसको पर्सनल स्किल बना लेते हैं, पर्सनल डिस्पोजिशन बना लेते हैं और अपना पर्सनल कैरेक्टर बना लेते हैं, वही उनका हैबिटस कहलाता है। ठीक, आदत क्या है? समाज शास्त्र में आदत वो तरीका है जिसे लोग अपनी व्यक्तिगत आदतों, अपनी व्यक्तिगत कौशल, अपनी व्यक्तिगत चरित्र के स्वभाव के माध्यम से जिस सामाजिक दुनिया में रहते हैं उसका अनुभव करते हैं और उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। यानी कि उसका अनुभव करके उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। यस, बाडुआ ने ही दिया है आदत या हैबिटस का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो किसी भी समाज में जो नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन है, ये सारी चीजें हैबिटस में आ जाती हैं। ठीक, habitus is a concept developed by Pierre Bourdieu and refers to the norms, values, attitude। तो ये देखिए habitus में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? norms आ जाती हैं, values आ जाती हैं, attitudes आ जाते हैं, and behaviors of a particular social group। एक particular social group का क्या behavior होगा, क्या attitude होगा, क्या value होगी, क्या norms होंगे, ये सारी चीजें habitus में आ जाती हैं। और habitus का concept पियर बार्डुआ ने डेवलप किया था, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हैबिटस पियर बार्डुआ द्वारा विकसित एक अवधारणा है। ठीक, और एक विशेष सामाजिक समूह के मानदंडों, मूल्यों, दृष्टिकोणों और व्यवहारों को संदर्भित करता है। यानी कि कोई एक विशेष सामाजिक समूह है, ठीक, उसका मानदंड क्या होगा, उसके मूल्य क्या होंगे, उसके दृष्टिकोण क्या होंगे या उसके व्यवहार क्या होंगे, इसको संदर्भित करता है आदत, हैबिटस यानी कि आदत। ठीक, हैबिटस इज अ सोशियोलॉजिकल टर्म। ये क्या है? एक सोशियोलॉजिकल टर्म है दैट रिफर्स टू पीपल्स इम्बडीड ट्रेट्स, जो लोगों की इम्बडीड ट्रेट्स को रिफर करता है। इम्बडीड ट्रेट्स यानी कि एक आदमी के अंदर जो खासियत होती है उसी को ये बताता है, उसका बिहेवियर कैसा है उसको बताता है। योर स्किल, आपकी स्किल कैसी है, आपकी हैबिट्स कैसी है, आपके डिस्पोजिशन कैसे हैं, ये सारे आपके हैबिट्स में आ जाते हैं। आदत एक समाज शास्त्रीय शब्द है जो लोगों की सन्निहित लक्षणों और व्यवहारों को बताता है। ठीक, यानी कि आपके अंदर जो सन्निहित लक्षण होते हैं, आपके खुद के लक्षण कैसे हैं, इस बात को बताता है। यानी कि आपके व्यवहार कैसे हैं, आपका कौशल क्या है, आपकी आदत क्या है, आपका स्वभाव क्या है, इन सबको संदर्भित करता है। ठीक, these habits, skills and disposition are learned through socialization। अब ये जो हैबिट्स, स्किल्स एंड डिस्पोजिशन है, ये कैसे सीखे जाते हैं? ये सोशलाइजेशन के जरिए सीखे जाते हैं। एंड आर सो इनग्रेन्ड इन आवर आइडेंटिटीज दैट दे फील कंप्लीटली नेचुरल। और ये इतना हमारे अंदर जुड़ जाते हैं, ये हैबिट्स जो है, यानी कि नॉर्म्स, वैल्यूज, स्किल्स, हैबिट, डिस्पोजिशन, ये सारी चीजें हमारे अंदर ऐसी बैठ जाती हैं जैसे ये नेचुरल है, जैसे बचपन से ही हमारे अंदर। ठीक, ये आदतें, कौशल और स्वभाव समाजीकरण से माध्यम से सीखे जाते हैं और ये हमारी पहचान में इस कदर शामिल हो जाते हैं कि ये पूरी तरह से स्वाभाविक महसूस करते हैं। ये हमारी पहचान में इस तरह से शामिल हो जाते हैं कि पूरी तरह से स्वाभाविक महसूस करते हैं। ठीक, यानी कि लगता है कि ये पहले से ही, बचपन से ही हमारे पास है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एजेंसी। एजेंसी की बात किसने किया है? हम लोगों ने थिंकर में पढ़ा है एजेंसी एंड स्ट्रक्चर। एजेंसी इज अ फ्रेज यूज्ड बाय एन, अच्छा मैंने पहले ही बता दिया इसको। ठीक, तो एजेंसी इज अ फ्रेज यूज्ड बाय एंथनी गिडेंस टू डिस्क्राइब ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए एंथनी गिडन ने एजेंसी फ्रेज का इस्तेमाल किया है। दैट हैज द पोटेंशियल टू अफेक्ट सोशल अरेंजमेंट। यानी कि ऐसा ह्यूमन बिहेवियर जो जिसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो सोशल अरेंजमेंट को अफेक्ट डाल सकता है, सोशल अरेंजमेंट के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है वाया इट्स इंटेंशनल और अनफोर्सीन रिपरकशन। यानी कि अपने इंटेंशनल या अनफोर्सीन रिपरकशन के जरिए वो जो भी सोशल अरेंजमेंट है उस पर असर डाल सकता है।
एजेंसी मानव व्यवहार का वर्णन करने के लिए एंथनी गिडन द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक वाक्यांश है, जिसमें जानबूझकर या अप्रत्याशित नतीजों के माध्यम से ठीक सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता होती है। ठीक, यानी कि आप जानबूझकर या अप्रत्याशित नतीजों के माध्यम से इसके अंदर जो आपका व्यवहार है उसके अंदर क्षमता होती है कि वो सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित कर दें। ठीक, इसी को बताने के लिए, इसी व्यवहार को बताने के लिए, इसी व्यवहार का वर्णन करने के लिए एंथनी गिडन ने एजेंसी का शब्द इस्तेमाल किया है, एजेंसी का फ्रेज इस्तेमाल किया है। In addition to possessing the potential to change structure, यानी कि एक एजेंसी के पास पोटेंशियल होती है स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ द एजेंसी आल्सो हैज द इम्पैक्ट ऑफ रिप्लिकेटिंग दैट, यानी कि एजेंसी के पास ये ताकत होती है कि वो जो है उसको रिप्लिकेट कर सकते हैं, यानी कि उसको स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। ठीक, संरचनाओं को बदलने की क्षमता रखने के अलावा एजेंसी के पास उनकी नकल करने का भी प्रभाव होता है, यानी कि वो उसको रिप्लिकेट कर सकते हैं, उसकी नकल कर सकते हैं, स्ट्रक्चर की नकल कर सकते हैं, उसको रिप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू गिडन, गिडन क्या कहते हैं एजेंसी के बारे में? द एजेंसी इज एनी ह्यूमन एक्शन, एजेंसी क्या है? कोई भी ह्यूमन एक्शन जो कलेक्टिव हो, स्ट्रक्चरल हो एंड इंडिविजुअल दैट मेक्स अ डिफरेंस टू अ सोशल रिजल्ट। ठीक, तो या एनी ह्यूमन एक्शन, कोई भी ह्यूमन एक्शन कलेक्टिव हो, स्ट्रक्चरल हो एंड इंडिविजुअल हो, ठीक, दैट मेक्स अ डिफरेंस टू अ सोशल रिजल्ट, यानी कि सोशल रिजल्ट में कोई डिफरेंस अगर क्रिएट कर रहा है तो वो एजेंसी कहलाएगा। एजेंसी गिडन के अकॉर्डिंग क्या है? एजेंसी वो है, गिडन के अनुसार एजेंसी वो है जो कोई भी मानवीय क्रिया है, जो कोई भी मानवीय क्रिया है, चाहे वो सामूहिक हो, संरचनात्मक हो या व्यक्तिगत हो, अगर वो क्रिया जो है सामाजिक परिणाम में कुछ अंतर लाती है, अंतर बनाती है, तो उसको एजेंसी कहेंगे। ठीक, गिडन challenges the simplistic polarization of structure and agency in this manner, यानी कि गिडन्स ने इस तरह से संरचना और एजेंसी के सरलीकृत ध्रुवीकरण को चुनौती देते हैं, यानी कि जो पोलराइजेशन हो रहा है स्ट्रक्चर और एजेंसी का, उसको चैलेंज करते हैं यहाँ पे गिडन्स। ठीक, this relates to his contention that structure must be seen as both enabling and constraining, यानी कि आपको ये मतलब गिडन ये मानते हैं कि स्ट्रक्चर को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि स्ट्रक्चर सिर्फ कॉन्स्ट्रेनिंग है, बल्कि ये इनेबल भी है। सिर्फ आप ये नहीं देख सकते कि स्ट्रक्चर इनेबलिंग है, लेकिन ये कॉन्स्ट्रेनिंग भी है। ठीक, ये उनके विवाद से संबंधित है कि संरचना को सक्षम और बाधित दोनों के रूप में देखा जा सकता है, यानी कि जो स्ट्रक्चर होते हैं वो किसी व्यक्ति को, किसी इंडिविजुअल को इनेबल करते हैं किसी काम को करने के लिए, लेकिन वहीं पे जो है ये कॉन्स्ट्रेंट भी करते हैं किसी काम को ना करने के लिए। ठीक, तो जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ काम करने के लिए आपको अलाउ करता है और कुछ काम करने के लिए नहीं करता है। तो जो अलाउ करता है यानी कि वो आपको इनेबलिंग कर रहा है, और अलाउ नहीं कर रहा है यानी कि वो आपको कॉन्स्ट्रेंट कर रहा है। ठीक, तो ये आपको सक्षम और बाधित दोनों तरीके से संरचना काम करते हैं। किसी काम को करने में आपको सक्षम बनाते हैं और किसी काम को ना करने के लिए आपको बाधित करते हैं। ठीक, बाडुआ क्या कहते हैं एजेंसी के बारे में? अर्ज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू सोशियोलॉजी ट्रांसेंडिंग एजेंशियलिज्म एंड ऑल नोशन ऑफ टेकन फॉर ग्रांटेड इन डेली लाइफ, पार्टिकुलरली इन हिज लेटर वर्क। ठीक, बाडुआ समाजशास्त्र के लिए एक रचनावादी दृष्टिकोण का आग्रह करते हैं, यानी कि ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये कहते हैं समाजशास्त्र में रचनावादी दृष्टिकोण इस्तेमाल होना चाहिए, अनिवार्यता को पार करते हैं और दैनिक जीवन में दी जाने वाली सभी धाराओं, विशेष रूप से अपने बाद के कार्यों में, ठीक, यानी कि जो भी डेली लाइफ में जो भी
हमारे नोशंस हैं उन सब में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होना चाहिए, पर्टिकुलरली इन हिज लेटर वर्क, यानी कि अपने बाद के वर्क में जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि सोशोलॉजी में जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यूज करना चाहिए, उसके बाद के उनके जो वर्क हैं उनमें इन्होंने कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यूज किया है, रचनावादी दृष्टिकोण का इस्तेमाल खुद किया है। ठीक। He challenges the dichotomy between macro and micro. ये माइक्रो एंड माइक्रो के बीच में जो डायकोटोमी है उसको चैलेंज करते हैं। माइक्रो किसको कहते हैं? जब आप सोसाइटल लेवल पे कोई स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो होती है, और माइक्रो जब आप इंडिविजुअल लेवल पे कोई स्टडी करते हैं। ठीक। तो माइक्रो स्ट्रक्चर और माइक्रो स्ट्रक्चर दोनों की डायकोटोमी को ये चैलेंज करते हैं, और एजेंसी को भी ये चैलेंज करते हैं, एंड इंसिस्ट दैट सोशल एग्जिस्टेंस, subjective and objective aspect are inextricably intertwined। ठीक। वो स्थूल और सूक्ष्म संरचना और एजेंसी के बीच में द्विभाजन को चुनौती देते हैं, यानी कि जो स्थूल और सूक्ष्म संरचना और एजेंसी के बीच में द्विभाजन है उसको चुनौती देते हैं, और कहते हैं, और इस बात पे जोर देकर कहते हैं कि सामाजिक अस्तित्व के व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ पहलुओं को आपस में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक। यानी कि समाज के जो सामाजिक अस्तित्व के जो व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ पहलू हैं दोनों को जोड़ा जाना चाहिए। यानी कि ये कहते हैं कि सोशल एग्जिस्टेंस की जो सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट है दोनों को एक साथ इंटरवीन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ब्यूरोक्रेसी का, यानी कि नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी इज अ कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है सोशियोलॉजी एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस में, रिफरिंग टू द वे दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ लीगल रूल्स इज सोशली ऑर्गेनाइज्ड। जहाँ पे जो लीगल रूल को सोशली ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक, या एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूशन लाने के लिए एक अरेंजमेंट होती है, उसी को ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। ठीक। यानी कि ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूशन करते हैं, और जो भी लीगल रूल्स होते हैं उसको इन्फोर्स करते हैं। ठीक। एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है ये। ठीक। नौकरशाही क्या है? नौकरशाही समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में एक अवधारणा है, ठीक, जो इस बात का उल्लेख करती है कि प्रशासनिक निष्पादन और कानूनी नियमों का परिवर्तन सामाजिक रूप से संगठित है। ठीक। यानी कि अगर प्रशासनिक निष्पादन और कानूनी नियम जो है उसका परिवर्तन भी सामाजिक रूप से संगठित हो तो उसको नौकरशाही कहा जाता है। ठीक। दिस ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? बाय स्टैंडर्ड प्रोसीजर। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है इसमें। फॉर्मल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखित होती है। ठीक। किसकी क्या जिम्मेदारी होती है ये ब्यूरोक्रेसी में पूरी तरीके से लिखित होता है। हायरार्की होती है। हायरार्की यानी कि कोई अपर पोजीशन में होता है, कोई लोअर पोजीशन में होता है, कोई उससे लोअर पोजीशन में होता है। इस तरह से ब्यूरोक्रेसी में हायरार्की होती है। एक होगा डीएम, फिर एक होगा एडीएम, फिर एक होगा एसडीएम। ठीक। तो ऐसी हायरार्की बनी होती है। ठीक। तो दिस ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर, फॉर्मल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हायरार्की एंड इम्पर्सनल सोशल रिलेशनशिप। और इसमें इम्पर्सनल सोशल रिलेशनशिप भी जुड़ी हुई होती है। ये कार्यालय संगठन मानवीकृत प्रक्रिया, जिम्मेदारी का औपचारिक विभाजन, पदानुक्रम और अवैयक्तिक सामाजिक संबंधों की विशेषता है। यानी कि इसकी विशेषता क्या क्या होती है? ये औपचारिक तरीके से जो भी जिम्मेदारी होती है उसको बांटा जाता है इसमें नौकरशाही में, और पदानुक्रम होता है नौकरशाही में, सबके पद अलग अलग होते हैं, और अवैयक्तिक सामाजिक संबंध होता है। इसमें व्यक्तिगत सामाजिक संबंध नहीं होता बल्कि अवैयक्तिक सामाजिक संबंध होता है। ठीक। आपका कोई फॉर्मल रिलेशनशिप इसमें नहीं होता है, इम्पर्सनल रिलेशनशिप होता है। पर्सनल रिलेशनशिप के बेस पे कोई काम नहीं होता है इसमें। हालांकि करते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो करते हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक यही है कि जो भी रिटन रूल्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग कार्य करना है। ठीक। ब्यूरोक्रेसीज हैव 4 की कैरेक्टरिस्टिक। ब्यूरोक्रेसीज की 4 की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है।
कि ब्यूरोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नौकरशाही के विशेषताएं क्या है। तो पहला है अ क्लियर हायरार्की। इसमें क्लियर हायरार्की होती है, कौन डीएम होगा, कौन एडीएम होगा, कौन एसडीएम होगा, ये क्लियर तरीके से बताया होता है। और कौन सबसे ऊंची पोस्ट पे है, कौन उससे लोअर पोस्ट पे है, कौन उससे लोअर पोस्ट पे है, ये भी बताया होता है। एक स्पष्ट पदानुक्रम होता है इसमें, ठीक, स्पष्ट तरीके से इसमें पद का पदानुक्रम होता है, कौन किस क्रम में होगा ये बताया जाता है। स्पेशलाइजेशन होता है, हर आदमी जो है हर काम नहीं कर पाएगा नौकरशाही में, ब्यूरोक्रेट्स में। जिसका जिसमें स्पेशलाइजेशन होगा, जिस चीज के लिए क्वालिफाई किया होगा, वो वही काम करेगा, ठीक। अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर, एक क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, कौन क्या काम क्या करेगा, ये पूरी तरीके से इसमें स्पष्ट तरीके से बताया होता है। श्रम का स्पष्ट विभाजन होता है, कौन क्या काम करेगा, ये स्पष्ट तरीके से विभाजन करके बताया जाता है। एंड सेट ऑफ फॉर्मल रूल्स, इसमें फॉर्मल रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग कार्य करना होता है। और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एक फॉर्मल रूल या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, इसमें उसी के अकॉर्डिंग इनको जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नौकरशाह होते हैं, उनको काम करना होता है। औपचारिक नियमों या मानक संचालन प्रक्रियाओं का एक सेट होता है, जिसके द्वारा जो है जो नौकरशाह होते हैं वो अपना कार्य करते हैं। फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही के कार्य क्या होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स फुलफिल इंपॉर्टेंट रोल्स इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंटिंग लॉज। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल फुलफिल करते हैं, जैसे लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। नौकरशाह महत्वपूर्ण भूमिकाओं को पूरा करते हैं, जिसमें शामिल है कानून को लागू करना। तो कानून को बनाने वाला कौन है, लेजिस्लेचर है, लेकिन कानून को लागू करने वाला एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, यानी कि जो नौकरशाही होते हैं, ठीक। Making and enforcing rules when legislative prescription are vague, and settling disputes as court would through administrative adjudication, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन के जरिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन को आप इन्फोर्स करते हैं, यानी कि उसको लागू करते हैं। विधायी नुस्खे स्पष्ट होने पर नियम बनाना और लागू करना, और प्रशासनिक अधिनियम के माध्यम से विवादों को सुलझाना, जैसा कि अदालतें करती हैं, ठीक। तो ये भी ऐसा कार्य करते हैं कि जो विवाद हैं उसको भी सुलझाते हैं और जो नियम है उसको स्पष्ट रूप से लागू करते हैं, ठीक। ये नौकरशाह के कुछ काम है। उसके बाद आता है पावर, ठीक। पावर यानी कि शक्ति। पावर क्या होता है, पावर किसने कॉन्सेप्ट दिया था इसका, वेबर ने बात किया है पावर की, ठीक, मैक्स वेबर ने। पावर इज अ टर्म ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड पोर्ट्रे, ठीक। तो पावर क्या है, एक लैटिन वर्ड से आता है, लैटिन वर्ड से निकला हुआ एक वर्ड है, जो लैटिन वर्ड क्या है, पोर्ट्रे है। और इट्स मीनिंग इज टू बी एबल, इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज के काबिल हो। तो पावर जो जिसके पास होती है वो इस काबिल होता है कि दूसरों के ऊपर वो अपना शासन कर सकता है, अपना रूल इम्प्लीमेंट कर सकता है। शक्ति लैटिन शब्द का पोर्ट्रे से लिया गया है शब्द है, और इसका अर्थ है सक्षम होना। तो जिसके पास पावर होती है वो सक्षम होता है बहुत सारे कार्य करने के लिए, ठीक। जैसे आप कहते हैं ना कि मेरे पास ये पावर है ये काम करने के लिए। एज पर द पॉपुलर सोशोलॉजिस्ट मैक्स वेबर, तो मैक्स वेबर ने कैसे डिफाइन किया पावर को, पावर इज द एबिलिटी टू क्रिएट द डिजायर्ड रिजल्ट। एक डिजायर्ड रिजल्ट को क्रिएट करने की एक एबिलिटी होती है जिसके पास पावर होता है। जिसके पास पावर होता है वो जैसा चाहता है, जिस तरह से रिजल्ट चाहता है उस तरह से उसको रिजल्ट पा सकता है। इवन व्हेन अदर आर अगेंस्ट इट, अगर दूसरे इसके अगेंस्ट हैं तब भी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो रिजल्ट ला सकता है। ये मैक्स वेबर की डेफिनेशन है। इससे अब टॉपिक लिख दिया करिए, जब इससे पूछिए कि इससे कौन सा क्वेश्चन आएगा तो टॉपिक लिख दिया करिए। लोकप्रिय समाजशास्त्री मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति वांछित परिणाम पैदा करने की क्षमता रखता है। शक्ति जो है वांछित परिणाम पैदा करने की क्षमता रखता है, भले ही दूसरे के खिलाफ हो, यानी कि दूसरे अगर उसके खिलाफ हो, जो परिणाम लाना चाह रहा है व्यक्ति, अगर दूसरे उसके खिलाफ हो
अगर उसके पास शक्ति है तो वो परिणाम ला के ही रहेगा, क्योंकि उसके पास उसकी क्षमता होती है। ठीक, अगर आप ब्यूरोक्रेसी से पूछ रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, बताइए, ब्यूरोक्रेसी से पूछ रहे हैं या पावर से? तो इसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं, पावर से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो सबसे पहले आती है क्लास थ्योरी ऑफ पावर, शक्ति का वर्ग सिद्धांत। तो यही हम लोग करेंगे, उसके बाद क्लास लीव करते हैं। बाकी थ्योरीज हम लोग पावर से रिलेटेड जो बाकी थ्योरीज है वो कल करेंगे। क्लास थ्योरी ऑफ पावर, शक्ति का वर्ग सिद्धांत। दिस क्लास थ्योरी ऑफ पावर इन सोशियोलॉजी इज एसोसिएटेड विद कार्ल मार्क्स एंड हिज मार्क्सिज्म। क्लास थ्योरी ऑफ पावर जो है कार्ल मार्क्स और उसकी मार्क्सिज्म से जुड़ी हुई है। ठीक, ब्यूरोक्रेसी से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो कभी भी ऐसे भी आ जाएगा कि मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो मैक्स वेबर। ठीक है, कि मैक्स वेबर ने एक्सप्लेन किया है ब्यूरोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को। और ब्यूरोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको याद होने चाहिए। ठीक, और ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि ब्यूरोक्रेट्स के फंक्शन कौन से हैं, तो उनके फंक्शन भी आपको याद होना चाहिए। फंक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे फंक्शन आपसे पूछ लिया और ऑप्शन दे दिया इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज, ठीक, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, इस तरह के क्वेश्चन है तो आप ऑप्शन आप यही टिक कर सकते हैं। ठीक, तो फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन सबसे क्वेश्चन आता है, और किसने इसको एक्सप्लेन किया है उससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक, अब ये क्लास थ्योरी ऑफ पावर किस चीज को एक्सप्लेन करते हैं? शक्ति का वर्ग सिद्धांत। समाजशास्त्र में शक्ति का वर्ग सिद्धांत कार्ल मार्क्स और उनके मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ है। ठीक, कार्ल मार्क्स और उनके मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ है। अब जुड़ा तो हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या है? ठीक, इट इज सेड दैट देयर आर टू क्लासेस। ये कहते हैं, क्लास थ्योरी ऑफ पावर कहती है कि हमेशा दो क्लासेस हैं इन सोसाइटी। हर सोसाइटी में दो क्लासेस होती हैं। वन इज द क्लास ऑफ रिच, एक रिच लोगों की क्लास है जिनके पास होता है, हैव्स यानी कि जिनके पास होता है, यानी कि जिनके पास रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ठीक, तो ये रिच लोग होते हैं। एक क्लास इनकी होती है और एक क्लास उनकी होती है जिनके पास रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन नहीं होते हैं, जो पुअर क्लास होती है। ठीक, एंड द अदर इज द क्लास ऑफ पुअर, दैट इज हैव नॉट, जिनके पास रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन नहीं होते हैं। ओके, ठीक है, दे देंगे 5 क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक समाजशास्त्र में दो वर्ग होते हैं। प्रत्येक समाजशास्त्र में क्या है? दो वर्ग होते हैं। एक है अमीरों का वर्ग और दूसरा है गरीबों का वर्ग। एक है अमीरों का वर्ग और दूसरा है गरीबों का वर्ग। तो हर समाज में ये दो वर्ग होते हैं। अमीरों का वर्ग कौन सा होता है? जिनके पास आ, उत्पादन के तरीके होते हैं, जिनके पास उत्पादन के जो तरीके हैं वो मौजूद होते हैं। एक तरीके में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, मशीन भी आ जाती हैं, श्रम भी आ जाते हैं, पैसे भी आ जाते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। उत्पादन के माध्यम होते हैं, आप कह सकते हैं। ठीक, और गरीब वो होते हैं जिनके पास उत्पादन के माध्यम नहीं होते, बल्कि इन्हीं के पास ये काम करते हैं। तो ये दो क्लासेज होती हैं समाज में। हर सोसाइटी में ये दो क्लास पाई जाती है। अब इस दो क्लास जो पाई जाती है उसका मतलब क्या है? द रिच क्लास इज डोमिनेंट क्लास, और जो रिच क्लास होती है वो डोमिनेंट क्लास होती है, यानी कि जो रिच क्लास है उसी के पास पावर होती है, क्योंकि ये डोमिनेंट क्लास होती है इकोनॉमिकली एंड ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये इकोनॉमिकली डोमिनेंट होते हैं क्योंकि इनके पास पैसा बहुत होता है और ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं। दे आल्सो पॉजेस सोशल, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल पावर। और चूंकि इनके पास पैसा है, इनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो इनके पास सोशल पावर भी होती है, पॉलिटिकल पावर भी होती है और आइडियोलॉजिकल पावर भी होती है। पैसे की वजह से, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप की वजह से इनके पास सारी पावर होती है सोसाइटी में। दिस पावर हेल्प देम टू मेंटेन देयर डोमिनेंस। अपने डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए ये इस पावर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ये हो गई क्लास थ्योरी ऑफ पावर। अमीर वर्ग आर्थिक रूप से प्रभावशाली वर्ग होते हैं। जो भी अमीर लोग होते हैं वो आर्थिक रूप से प्रभावशाली वर्ग होते हैं और उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं। उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं।
उनके पास समाज में सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक शक्ति होती है, क्योंकि ये वर्ग ये जो है, ये वर्ग जो होता है ये आर्थिक रूप से प्रभावशाली होता है। इसी वजह से इनके पास सामाजिक शक्ति भी होती है, राजनीतिक शक्तियाँ भी होती हैं और वैचारिक शक्तियाँ भी होती हैं, और ये उसी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रभुत्व को बनाए रखने में। ठीक, अपने प्रभुत्व को बनाए रखने में ये उसी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ये था क्लास थ्योरी ऑफ पावर। प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ पावर कल हम लोग करेंगे। बाकी कोई भी क्वेश्चन है आपका तो कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। तो नहीं है कोई क्वेश्चन तो लीव करते हैं क्लास। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।